मैग्नेटिक फील्ड हैज, मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का हमें सिंबल पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी एंड दिस, इसके ऊपर ये एक एरो हम लगाते हैं, ठीक है। ये जो एरो है ये क्या शो करता है कि ये क्वांटिटी कैसी है, मेरी वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड यू नो दैट वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, फर्स्टली हम बताते हैं कि क्या होता है इसके पास, मैग्नीट्यूड, दैट इज इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। और सेकेंडली हम बताते हैं कि यहाँ पे इसके पास क्या होती है, एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर क्या रहती है, एक डायरेक्शन यहाँ पे रहती है, ठीक है। डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, दैट इज ए मैग्नेटिक फील्ड के पास दोनों चीजें यहाँ पे अपने पास होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सेकेंड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच डैश पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड इट। ये कह रहा है कि जो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन देता है अपने पास। अगर हम एक कंपास नीडल की बात करते हैं, कंपास के अंदर जो नीडल मूव कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन को शो आउट करती है, दैट इज गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। किसकी डायरेक्शन हमें मिलती है वहां पे, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन गिवन होती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है यहाँ से, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। फर्स्ट है मेरे पास मैग्नेटिक इफेक्ट इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोलेनोइड की, तो एक सोलेनोइड होती क्या है, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर एक कंडक्टिंग मटेरियल को, कंडक्टिंग वायर को क्या किया जाता है, इस तरीके से एक कुंडली बनाई जाती है, ठीक है। हम कहते हैं कि ये जो अपने पास बनी है परिनालिका, इसको हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में हम इसको क्या नाम देते हैं, सोलेनोइड, ठीक है। अब ये सोलेनोइड की अगर हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों में दिखा जाता है, ठीक है। एक तो फर्स्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड इसके इनसाइड यानी कि अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन आउटसाइड। अगर आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेटिक, आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड विल कम जीरो। कितना होता है, जीरो। और अगर अंदर की बात करते तो वहां पे क्या कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो अंदर कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा, पैटर्न सेम मिलेगा, सेम भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि सेम एट ऑल पॉइंट। यूनिफॉर्म का मतलब भी यही होता है, सेम एट ऑल पॉइंट, ठीक है, सभी पॉइंट्स पे सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मिलेगा। क्लियर है। और आउटसाइड अगर बात करते तो वो कितना मिलेगा वहां पे, जीरो। अब ये क्या पूछ रहा है अपने से, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना मिलेगा, इनसाइड है सोलेनोइड, जीरो होगा नहीं, ये तो आउटसाइड होगा। डिक्रीज करेगा व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द एंड, इंक्रीज करेगा व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द दिस, और सेम रहेगा एट ऑल द पॉइंट। क्या बताएंगे हम, सेम रहेगा सारे के सारे पॉइंट्स पर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये याद रखोगे, आउटसाइड का भी पूछ सकता है, इनसाइड का भी यहाँ से पूछ सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज चेंज इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट मूव फ्रीली। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे लगा रखा है, आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन पता होगी। अब ये ऐसे वाला मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया है, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसको बोला जाता है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, इस चार्ज पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जब भी चार्ज पार्टिकल इसके अंदर मूव करेगा तो एक फोर्स एक्ट करेगी, और ये जस्ट लाइक अ टीनी मैग्नेट बिहेव करेगा, है ना। और इसके ऊपर अगर हम फोर्स की बात करते तो वो फोर्स किसके इक्वल लगेगी, क्यू वी बी साइन थीटा। कितनी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की वजह से इसका कौन सा कॉम्पोनेंट बदलेगा, दैट इज चेंज वेलोसिटी। क्या बदलेगी यहाँ पे, वेलोसिटी उसकी जो है वो वेरी करेगी। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड द साउथ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे बतानी है। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है अपने पास, अल्फा पार्टिकल जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, हीलियम न्यूक्लियस। क्या होता है ये, हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है, या हम कह सकते हैं He2 पॉजिटिव। क्लियर है। हीलियम जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, दोनों निकाल देगा तो लास्ट में क्या बचेगा, एक न्यूक्लियस ही बचेगा, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं क्या, अल्फा पार्टिकल। अब ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल की एक स्ट्रिंग है जो कि कहाँ पे जा रही है, वेस्ट में जा रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, कहाँ की ओर जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल की स्ट्रिंग अगर चलेगी, स्ट्रिंग जब भी चलती है चार्ज पार्टिकल की, तो क्या बनता है अपने पास, करंट। क्या बनेगा, करंट बनेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर फोर्स जो एक्ट हुई ना, वो कौन सी डायरेक्शन में हुई,
फोर्स कहाँ पे लगी इसके अंदर, डायरेक्ट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ, यानी कि डिफ्लेक्ट ये तभी करेगा ना जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। तो कहाँ की किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, ये साउथ की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बताओ क्या आएगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, अपनी थंब फर्स्ट फिंगर एंड द मिडल फिंगर आर स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब अपना करंट कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ, हमने यहाँ पे डायरेक्शन जैसे मानी है इसके अकॉर्डिंग जाएंगे, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं अपना जो करंट है, ठीक है। और फोर्स कहाँ पे लग रही है इसमें, साउथ की तरफ। अब साउथ कहाँ पे है, नीचे, साउथ कहाँ पे है, नीचे, इस तरीके से होगा साउथ नीचे, इस तरीके से फोर्स लगेगी, स्ट्रिंग अपनी इस तरफ जा रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कहाँ आ रहा है, इनवर्ड, कैसा आ रहा है, इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड बोले या फिर हम बोले क्या, डाउनवर्ड, एक ही बात होगी यहाँ पे, इनवर्ड यानी कि अंदर की साइड आएगा, क्लियर है ना, अंदर की साइड यहाँ पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रहेगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेरिड। अब मुझे पहले भी बताओ कि फोर्स कितनी लगेगी अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो हमें पता है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी रहती है, कितनी होगी वो फोर्स, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, आप सभी को पता है आई बी एल साइन थीटा। अब ये कह रहा है कि किस किस को चेंज करने से ये फोर्स जो है चेंज होगी, इस फैक्टर को चेंज करेंगे तो भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो भी होगी, लेंथ को चेंज करेंगे तो भी होगी, और अगर हमारे पास साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर की जो अपने पास डायरेक्शन रहेगी उनके बीच में होता है ये थीटा, ये चेंज करेंगे तो भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू विद इंक्रीज इन एंगल इंक्रीज करती है, आपको पता होगा, ठीक है। वेरी विद द करंट, करंट के साथ वेरी करेगी, लेंथ के साथ वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेरी करेगी, और थीटा के साथ भी वेरी करेगी, याद रखना। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन सारे के सारे जो है करेक्ट होंगे, दैट इज डी इसका अपना करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज इन विच, जिसके अंदर द पॉइंटर यानी कि नीडल मूव अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन सी युक्ति है जिसमें विक्षेपण विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। अगर विद्युत धारा की दिशा को देखें तो यानी कि ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिटेक्ट कर रहा है, किसको, डिटेक्ट द करंट, और करंट को डिटेक्ट तभी कर सकते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट में अगर प्रेजेंट है वहां पे करंट तो हम क्या बोलेंगे, डिटेक्शन ऑफ करंट। और उसी की डायरेक्शन में जो नीडल है वो क्या कर रही है, पॉइंटर जो है पॉइंट आउट कर रहा है, तो वो कौन से डिवाइस में होता है, दैट इज इन गैल्वेनोमीटर, किस में रहता है, गैल्वेनोमीटर में। अगर हम बात करते हैं एमीटर की, तो एमीटर के अंदर क्या होता है, ये करंट को मेजर करता है, ठीक है। वोल्ट मीटर किसको, वोल्टेज को, यहाँ भी हम कह सकते हैं पोटेंशियल को यहाँ पे मेजर करता है, क्लियर है। तो डिटेक्शन कौन करेगा, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए रेक्टेंगुलर coil of copper wire is rotated in a magnetic field, the direction of the induced current change once in each। अच्छा जी, ये जो यहाँ पे इसने एक तरीके से कंस्ट्रक्शन बता रखी है जैसे हम मोटर या जनरेटर के अंदर करते हैं, तो ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कॉपर वायर की है वो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, EMI इंड्यूस्ड होगा करंट, ठीक है। करंट इंड्यूस जो होगा वो चेंज करेगा कितने टाइम के बाद, वो हाफ रिवोल्यूशन के बाद क्या करेगा, चेंज करेगा, यानी कि हाफ रोटेशन के बाद करंट की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार हेडलैम्प ऑफ 48 वोल्ट, ठीक है, ऑन ए कार बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, द करेक्ट फ्यूज वायर फॉर द सर्किट। फ्यूज वायर उसके लिए कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे अपने पास एक कार है और उसकी ये हेडलाइट है, ठीक है। इस हेडलाइट की जो पावर है ना जिसको रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 48 वोल्ट। इसको हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा, यहाँ पे वो बैटरी लगी हुई थी कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की, और यहाँ पर एक फ्यूज वायर था, क्या था, फ्यूज वायर। हमें बताना है कि इसकी जो कैपेसिटी है या इसके जो करेक्ट कितना करंट ये रिजर्व करता है, कितना करंट ये सहन कर सकता है, उसकी बात करनी है। पहले तो हम देखेंगे कि इस हेडलाइट को कितनी करंट चाहिए, कितना करंट इसको चाहिए, दैट इज हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ से P इज इक्वल टू VI होता है, I यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, P बाई V, दैट इज यहाँ से मेरा I आ गया P बाई V, P की वैल्यू पुट करेंगे तो 48 और V की वैल्यू पुट करेंगे तो 12, दैट इज 4 एम्पियर, कितना आ गया, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि फ्यूज जो वायर है इसको कितना हम करंट यहाँ पे देंगे या इसमें से कितना करंट मैक्सिमम पास करेगा, ठीक है। अब वो मैक्सिमम की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 4 आ रहा है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं कि इससे कम लें या इससे ज़्यादा लें, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे,
ठीक है ना। तो हमें क्या लेना होता है, इस फ्यूज वायर का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी, जो भी अपना अप्लायंसेस आया है उससे थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस इसका फ्यूज वायर का क्या होता है, लो होता है, इस वजह से ये करंट थोड़ा सा इसे क्या करेगा, हाई कैरी करेगा। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन 10, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या करते हैं, निर्भर करती हैं, किसके ऊपर निर्भर करती हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करेंगी कि कैसी वो जो फील्ड लाइन है कैसी बनाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, ये तो सभी को पता होगा कि जैसे शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग किस वजह से होती है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से होती है, यानी कि करंट वहाँ पे क्या होता है, थर्मोडस अमाउंट में एक तरीके से बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, इंक्रीज हैविली। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में वो है जो करंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अराउंड अगर हम देखते हैं तो कौन सी रेखाएं जो है वो शो करेंगी। चलिए जी, द फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओके, द फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल टू द वायर, द फील्ड लाइन कंसिस्टिंग ऑफ रेडियल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, ओरिजिनेट नहीं होती, द फील्ड कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। अब हमें पता क्या है कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हमने देखी थी, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद एक सेंटर होगा, और जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगे, और सेंटर उनका कहाँ पे रहेगा, वायर के ऊपर। क्लियर। 13, द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, कौन सा डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो करंट को डिटेक्ट करता है। एमीटर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्या है, एक मेजरिंग डिवाइस है, नॉट अ जनरेटर। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक देते हैं हम उसको, तब वो मैकेनिकल कुछ ना कुछ वर्क डन करती है। ठीक है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। बात रहेगी किसकी, जनरेटर की। ठीक है, तो ऑप्शन अपना जनरेटर ही करेक्ट होगा। कैसे होगा ये देखो, जनरेटर, जनरेटर। ठीक है, हमें पता है कि जनरेटर से हम एसी भी बना सकते हैं और डीसी भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये एसी डीसी है क्या, बेसिकली करंट ही है ना, करंट के दो टाइप हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप के हैं और दोनों ही हम जनरेटर से जनरेट कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में और इसमें डिफरेंस क्या रहता है, इसमें हम यूज करते हैं स्प्लिट रिंग का, इसका यूज किया जाता है स्प्लिट रिंग्स का, और इसमें यूज किया जाता है कोम्युलेटर। ये ध्यान रखो। क्लियर। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, जस्ट अभी लिखवाया क्या है, इसमें स्प्लिट रिंग यूज करेंगे, इसमें कोम्युलेटर यूज करेंगे। मैच कर लेते हैं। एसी जनरेटर हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। डीसी जनरेटर विल जनरेट ए हाई वोल्टेज, एसी हाई वोल्टेज जनरेट करेगा, या एसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग यूज होंगे और डीसी जनरेटर के अंदर हमारे पास क्या यूज होगा, कोम्युलेटर यूज होगा। दैट इज अपना ऑप्शन सी, जो डी है वो क्या रहेगा, करेक्ट यहाँ पे रहेगा। यही मेन डिफरेंस है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। बाकी जो उसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो वो बिल्कुल क्या है, एज इट इज सेम रहेगी। ठीक है जी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से फॉल्स है वो बताओ। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर तो क्या करती है, मैकेनिकल को थोड़ी ना इलेक्ट्रिकल में बनाती है। इलेक्ट्रिक मोटर को तो हम मतलब देते हैं ना सप्लाई, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिकल को वो मैकेनिकल में चेंज करेगी, ना कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल। तो ऑप्शन क्या बताना था, फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। Who first discovered the relationship between the magnetism and electric current, ये सबसे पहले किसने बताया था, ये तो रटा रटा ऐसा क्वेश्चन है, किसने बताया था, ओरस्टेड ने। ठीक है, ओरस्टेड ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, इस तरीके से सर्किट उन्होंने बना रखा था ना? और यहाँ पे क्या था, एक कंपास नीडल पड़ी हुई थी। ठीक है, उन्होंने जैसे इसके अंदर से सप्लाई ऑन की तो क्या हुआ, करंट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, इस यहाँ पे जो कंपास रखा होता है उसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, उन्होंने सोचा कि ये बाई चांस हो रहा होगा, हो सकता है, फिर उन्होंने क्या की डायरेक्शन पलट दी। तो यहाँ पे जैसे बैटरी की जो पोलैरिटी है वो चेंज कर दी, पोलैरिटी जैसे ही चेंज की तो क्या हुआ, मान लेते हैं पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, अब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
इस तरीके से, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। पहले अगर ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी नीडल, अब इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने बताया कि इन दोनों में क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। और बाद में इसको एक्सप्लोर किया था फैराडे ने। उन्होंने जस्ट बताया था कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है जी। तो ये किसने बताया था सबसे पहले, ओरस्टेड ने। इफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव। नॉर्थ से साउथ अगर करंट जा रहा है, नॉर्थ से लेके साउथ में जा रहा है, तो ये कह रहा है कि जो नॉर्थ पोल होगा वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट होगा। इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था, जो फर्स्ट रूल था, दैट इज स्नो रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहता था कि अगर मेरा करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ में, स्नो का मतलब क्या था, साउथ से नॉर्थ अगर करंट जा रहा है तो जो नॉर्थ पोल है वो डायरेक्ट करेगा किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, वेस्ट की तरफ, या फिर ओरिएंट होगा वेस्ट की तरफ। ओ यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है अपनी, नॉर्थ, कौन सी है, नॉर्थ, ठीक है। अब ये तो था जब नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रहा था तो ये वेस्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा कर दिया, उल्टा करेंगे तो इस तरफ डायरेक्ट करेगा, दैट इज ईस्ट की तरफ डायरेक्ट करेगा। तो ऑप्शन अपना बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर कैरिंग करंट। कौन सा जो है रूल यहाँ पे यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं सॉरी, रूल कौन सा हम यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। अब ये करंट कैरिंग वायर है मान लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर से करंट जा रहा है। अब हमें पता है इसके जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो किस तरीके से होंगे, इस तरीके से, ठीक है ना, यानी कि सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। इसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड, या एम्पियर रूल। एम्पियर रूल तो हमने अभी तक लगाया ही नहीं है कहीं पे, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल की बात कर रहे हैं बेसिकली। राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि हम रखेंगे थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, देन द कर्वेचर ऑफ द फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ से अपने पास दो डायरेक्शन निकलती हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में हम कहते हैं कि कैसा, कौन सा पोल बनता है अपना, नॉर्थ। और अगर डायरेक्शन है कैसे निकल आई, क्लॉकवाइज निकल आई, क्लॉकवाइज में कौन सा पोल बनेगा, साउथ, ठीक है, कौन सा पोल बनेगा, साउथ। यहाँ से ध्यान रखोगे, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पे अपना करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is used to find out the direction of deflection of magnetic needle due to a magnetic field in current carrying wire। करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, डायरेक्शन किसकी बतानी है, फोर्स की, यानी कि जिसमें डिफ्लेक्स होगा, ठीक है। अब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट किस में आते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, ठीक है, किस में आते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के, ओके। ओह हाँ, यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है वो अपने पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल करेंगे, या स्नो रूल करेंगे, ठीक है। अगर वो इन द केस ये बाद में बना था अपना रूल, ये नहीं आता तो हम कौन सा यूज करेंगे, या तो हम यूज कर सकते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल, या फिर हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे स्नो रूल, ठीक है जी। चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक करंट कैरिंग वायर है मेरे पास, इसके अंदर से करंट जा रहा है। अब करंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो क्या देगा, मैग्नेटिज्म देगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट उसका उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही दूर तक होगा। तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना भी इसके अंदर से करंट जा रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। 1/r, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। मान लेते हैं ये P पॉइंट है, तो r ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ठीक है। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। अब हमें पता है कि इसके पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगा, पास आएंगे डिस्टेंस कम, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम, डिस्टेंस ज़्यादा, यानी कि रिवर्सली क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, ठीक है। तो यहाँ से दोनों ही ऑप्शन अपने क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे, ठीक है। लेंथ भी दे देता तो लेंथ की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता, क्लियर है जी। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। व्हेन करंट आई इज मेजर्ड इन एम्पियर एंड डिस्टेंस इन मीटर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ टेस्ला। ये तो ठीक है, सारी की सारी ऐसा यूनिट है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, आर डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर, देन मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो है करेक्ट। दूसरी ये कह रहा है कि ए स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड गोज, ठीक है। स्मॉलर यूनिट या सीजियस यूनिट हम जिसको बोलते हैं दैट इज गोज।
नेक्स्ट कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नियर अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 इंटू 10⁴ टेस्ला। और नेक्स्ट कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड नियर अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 गोस। देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एक गलत है। कौन सी गलत है? ये वाली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा नहीं होता अपने पास 0.3 इंटू 10⁻+ टेस्ला। ठीक है, माइनस होता तो यहाँ पे हम कह भी सकते थे कि हो सकता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट लेके आऊँ तो वो मैग्नेट आपस में चिपकने से पहले अर्थ के चिपक जाए। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। फॉल्स या रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बतानी थी, तो वो कितनी होगी? क्लियर? इन करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? अगर अपने पास एक सर्कुलर कोइल है करंट कैरिंग, इसके अंदर से करंट जा रहा है, मान लेते हैं कितना आई जा रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सेंटर। कहाँ पे होगा? सेंटर पे। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनोइड डिपेंड्स ऑन। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्टली देखो, सोलेनोइड हमने आते ही बात करी थी कि सोलेनोइड क्या होता है? एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इस तरीके से कॉपर वायर या कोई भी कंडक्टिंग वायर हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं? वाउंड करते हैं इस तरीके से। तो जितने ज़्यादा ये टर्न्स होंगे उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा। दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। हमें क्या करना है? लेंथ बतानी है, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, करंट जितना ज़्यादा जाएगा सोलेनोइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, यानी ये भी सही है। एरिया ऑफ सोलेनोइड, एरिया का मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है। एक तो ये सोलेनोइड है अपने पास, एक दूसरी ये सोलेनोइड है। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें, तो एरिया के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सोलेनोइड। तो यहाँ पे ओ हाँ जी, लेंथ पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करेगी कि कितनी हमने यहाँ पे लेंथ ले रखी है, एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रही। ठीक है, अगर लेंथ की बात करता तो लेंथ पे डिपेंड करेंगे, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। दैट इज अपनी जो स्टार्टिंग वाली दोनों है वो करेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सोलेनोइड पोलैरिटी कैन बी डिटरमाइंड। पोलैरिटी जो है वो हम किस रूल के द्वारा देख सकते हैं? पोलैरिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक रिंग है, मतलब इस तरीके से एक सर्कुलर वायर हमने वाउंड कर रखा है, इसके अंदर से करंट जा रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आया और इधर से जा रहा है, यूँ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, यानी कि कर्वेचर अपना किस उसमें रहेगा? कर्वेचर रहेगा करंट की डायरेक्शन में, और जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन देगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। राइट हैंड थंब रूल के अंदर उल्टा होता है, इससे क्लॉक रूल, इसी को बोला जाता है क्या? पाम रूल। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्लियर है, जिसमें पाम जो है वो किसकी डायरेक्शन देती है? अपने पास करंट की डायरेक्शन देती है, और जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बतानी, द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इजीली बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती कैसे हैं कि हम एक करंट कैरी कंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं, इस कंडक्टर के अंदर से करंट जा रहा है, इसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। ये कह रहा है कि इसकी पोलैरिटी इजीली चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके जो नॉर्थ साउथ है उन दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन बदलेंगे वो दोनों बदल जाएंगे, स्ट्रेंथ नहीं बदलेगी। ठीक है ना, सिर्फ क्या होगा? पोलैरिटी चेंज होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रेंथ कैंट बी चेंज, कांट बी चेंज। ठीक है, ये कह रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट होती है इनकी स्ट्रेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट की चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ से करंट बढ़ाते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक होगी। परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिक क्लॉक एंड माइक्रोफोन्स। ये आपको पता ही होगा, सभी में यूज की जाती है परमानेंट मैग्नेट। दैट इज ऑप्शन डी यहाँ से क्या रहेगा? अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट की अगर बात करते हैं तो ऐसा यूनिट क्या होती है? टेस्ला, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी। किसे लिखेंगे? इसको टी से लिखेंगे, दैट इज टेस्ला, ये हो जाएगी। क्लियर है। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? अपने पास सीजीएस यूनिट है, और ये भी क्या है? ये ड्राइव्ड यूनिट है। ठीक है, टेस्ला अगर एसआई की बात करते हैं तो टेस्ला यहाँ पे बताएंगे। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होगी इसमें से? टेस्ला तो है ही, दैट इज ऐसा यूनिट है। गोस भी है, इसने कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी यूनिट बतानी है, सारी यूनिट हम यहाँ पे बताएंगे। ये क्या है? टेस्ला। ये क्या है? टेस्ला। ये क्या है? गोस।
और ये क्या है, मीटर पर एम्पियर, मीटर पर एम्पियर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ड्राइव्ड यूनिट है, तो सारी की सारी ये यूनिट किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। फोर्स किसके द्वारा दी जाएगी, अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करता तो वो हम बताते थे यहाँ पे क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो कभी भी वहां से करंट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है हम यहाँ से जिसको बता सके कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ऑब्वियसली उस पर कितनी लगेगी, क्यू वी बी साइन थीटा लगेगी, पर डायरेक्शन यहाँ पे हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हम देंगे, मैकेनिकल वो अपने को कुछ ना कुछ वर्क डन करके देगी, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। 30, द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ अ मोटर कैन बी इंक्रीज्ड। मोटर की जो रोटेशन की स्पीड है, रोटेट कर रही है मोटर, ठीक है, उसकी स्पीड कैसे कैसे इंक्रीज की जा सकती है, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट बढ़ा देंगे बढ़ जाएगी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कोइल, कोइल की टर्न्स बढ़ाएंगे तो उससे भी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, दैट इज ऑल द फैक्टर विल हेल्प द इंक्रीजिंग द रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रोटेशन ऑफ मोटर। ठीक है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कोइल, अगर फ्लक्स की बात करते हैं दैट इज फ्लक्स मेरे पास होता है बी ए कोस थीटा। ठीक है, फ्लक्स बेसिकली बताता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passes फ्रॉम ए गिवन एरिया। क्या बताता है मैग्नेटिक फील्ड, जो फ्लक्स है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो पास कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से, दैट इज अगर हम बात करते हैं तो ये एरिया हो गया, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है कितनी पास कर रही है, दैट इज गिवन बाय द फ्लक्स। अब कह रहा है कि क्या होगा अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट रही। देखो यहाँ पे फैराडे ने अपने पास एक लॉ दिया था, EMI, फैराडे EMI लॉज जिसको बोला जाता है। उन्होंने क्या किया कि अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करूँ, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड वाला, किसके साथ चेंज करूँ, टाइम के साथ, तो मेरे पास क्या होगी, एक EMF इंड्यूस होगी, एक करंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जिसको बोला जाता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भी करंट आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से। चेंज अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ भी अपने पास नहीं आएगा। ठीक है, ना चार्ज आएगा, ना करंट आएगा, और ना ही वोल्टेज यहाँ पे बनेगी। क्लियर है, इंड्यूस्ड की बात कर रहे हैं, ये इंड्यूस यहाँ पे कुछ भी नहीं। क्लियर। वो डिस्कवर द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अभी बताया किसने, माइकल फैराडे ने बताया था, EMI माइकल फैराडे ने। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, ये किसके द्वारा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होता है। यानी कि अगर ये बात कर रहा है किसकी, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर की, वो EMI के ऊपर बेस्ड होता है। EMI का मतलब क्या है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। क्वेश्चन 34, एन इलेक्ट्रिक करंट विच हेल्प इन द फ्लो ऑफ सेम विच फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। ओके, ये कह रहा है कि कौन सा करंट है जो एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। हमें पता है वो कौन सा है, DC, दैट इज डायरेक्ट करंट। इसका अगर हम ग्राफ देख लेते हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या रहता है, टाइम, और यहाँ पे क्या रहता है, करंट। इसकी वेरिएशन होती ही नहीं, ना इसका मैग्नीट्यूड बदलता है, ना ही इसकी डायरेक्शन बदलती है। और अगर हम बात करते हैं AC की, यहाँ पे हम लेते हैं टाइम और यहाँ पे लेते हैं करंट। इसका जो मैग्नीट्यूड है कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है और डायरेक्शन जो है एक इंटरवल के बाद यहाँ पे चेंज कर। क्लियर है, तो यहाँ पे कौन सा होगा जिसका सेम रहता है, सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज DC। इन विच कंट्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में भी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। और अगर बात करते हैं अमेरिका की तो यहाँ पे कितनी है, 60 हर्ट्ज। कितनी होगी, 60 हर्ट्ज। ठीक है, और यहाँ की अगर वोल्टेज की बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, और अमेरिका में अगर वोल्टेज देखें तो 110 वोल्ट। क्लियर है, ये भी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखो। AC चेंज इट्स पोलैरिटी, अभी हमने कहा कि AC जो है वो वेरी करती है एक फिक्स इंटरवल के बाद। तो ये कह रहा है कि कितने इंटरवल के बाद, अपने जो यहाँ पे इंडिया में आ रही है वो कितने इंटरवल के बाद चेंज कर रही है। चेंज करने का मतलब ये पोलैरिटी पॉजिटिव थी, नेगेटिव होगी, फिर इस इंटरवल के बाद फिर नेगेटिव से वापस पॉजिटिव।
तो ये करती है 1/100 टाइम्स ऑफ ए सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 100 टाइम्स ये क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है, बदलती रहती है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ से रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोलैरिटी ऑफ विच इज फिक्स्ड। फिक्स्ड किसकी रहती है, डीसी की, ठीक है, इसमें तो मतलब गलती नहीं कर सकते, ठीक है, डीसी की पोलैरिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। द करंट सप्लाइड बाय अ सेल इन अ बैटरी, बैटरी या फिर सेल जो हमें करंट देते हैं वो कौन सा करंट होता है, दैट इज ऑल्सो डीसी, बिकॉज वहाँ पे भी पोलैरिटी चेंज नहीं करती। और जो अपने घर में जैसे सप्लाई आ रही है बाहर से, वो कौन सी आ रही है, वो आ रही है अपने पास एसी, ठीक है, 220 वोल्ट विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। द करंट सप्लाइड बाय जनरेटर कैन बी, जनरेटर कौन सा करंट सप्लाई करता है, दोनों करंट कर सकता है, बस डिफरेंस क्या रहता है कि एसी में हम स्प्लिट रिंग लगाते हैं और जो डीसी है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे कोम्युलेटर लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों देगा, तो दैट इज अपना ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। डीसी इज मोर डेंजरस देन एसी एज इट अट्रैक्ट ए पर्सन टुवार्ड्स इट वेयर एज एसी रिपेल। ये कह रहा है कि डीसी जो है ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू एसी। क्यों, क्योंकि डीसी जो है वो अपने आप एक पर्सन को अपनी तरफ खींचती है, जबकि एसी रिपेल करती है। डीसी कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। द पावर वेस्टेज इन एसी ट्रांसमिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये कह रहा है कि एसी ट्रांसमिशन में पावर नेग्लिजिबल होती है, मतलब होती नहीं है, वेस्ट नहीं होती है, सच एज इज कॉस्ट एज ट्रांसमिशन एज लो एंड ओल्ड। हमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट। अगर बात करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट की, तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। ऑब्वियसली कि यहाँ पे जो डीसी है वो ज़्यादा डेंजरस हो गया एज कम्पेयर टू एसी। वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी एक जैसी रहती है, पोलैरिटी एक जैसी रहती है, और एसी के अंदर पोलैरिटी रिवर्स करती है। तो जैसे रिवर्स करेगी तो वहाँ पे हो सकता है कि बाई चांस एक झटका लगे और जो मतलब पर्सन उसके चिपका हुआ है वो एक बार रिपेल करेगी, ठीक है। रिपल्सन एक बार ही होगी, और वो कितनी, मतलब हमें पता है कि इसकी जो पोलैरिटी वो कितने टाइम चेंज होती है, एक सेकंड में 100 बार चेंज होती है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बट एज कम्पेयर टू दिस हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं, बट 0.001%, ठीक है। डीसी जो है वो किस में यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आपने पता होगी कि हमें क्या करते हैं, बीकर के अंदर एक सोल्यूशन लेते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, और यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, और एक इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है, एक को पॉजिटिव को, एक को नेगेटिव को, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे NaCl है, इसको हमने सेपरेट करना, तो यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे अपने पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये क्या होती है, इनकी कंपोजिशन होती है। फिर अगर ये कैथोड है अपना, इसके पास कौन सा सारा का सारा Cl आ जाएगा, और ये एनोड है तो इसके पास सारे के सारे Na है वो चिपक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम AC यूज़ कर देते हो, पोलैरिटी तो चेंज होती रहेगी, यानी कि ये जो अक्यूमुलेशन है ये अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। क्लियर है। तो वहाँ पे क्या यूज़ की जाती है, डीसी। पावर वेस्टेज इन एसी ट्रांसमिशन, इसीलिए तो हमारे पास एसी आ रही है, ठीक है ना। तो एसी में जो पावर ट्रांसमिशन है उसकी जो वेस्टेज होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू डीसी को अगर हम सप्लाई करते हैं। क्लियर है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो यहाँ से क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। ओके जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था अपना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।